मेहनत जितनी खामोशी से करोगे, कामयाबी का डंका उतनी ही जोर से बजेगा। मैं तो कब से कह रही हूँ कि रिजवान डिजर्व करता है कि उसको व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाया जाए। मौसम तो क्या ही सुहाना है। यूएसए की बात कर रही होंगी मौसम की, आप मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त है। कोई भी चीज़ जब बॉडी पे एक्ट करती है तो आपका स्किन सबसे पहले उसको फेस कर रहा होता है। क्या बनेंगी बड़े होके? तो इंजीनियर, डॉक्टर ही मेरा तो बनेंगी। अभी तक बचपन ही नहीं खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नूम, बखैर आगले भली करे आया। वर्षत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया संदस। और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद नहीं, हमें यकीन है कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि व्हाट अ सुपर वीकेंड वी हैड। और इसीलिए कहते हैं ना कि मेहनत जितनी खामोशी से करोगे, कामयाबी का डंका उतनी ही जोर से बजेगा। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अब हम आपको जो मनाजिर दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के लिए आंखें तरस गई थीं और सुनने के लिए कान भी तरस गए थे। ये ढोल की थाप पे रख, क्या और आपको कोई शादी आदि नहीं हो रही है? ये तो मुझे लगा कि कोई ओकेजन है। ये ओकेजन है। दिस इज एन ओकेजन, दिस इज अ फेस्टिविटी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, उसके बाद पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज जीती, जितने नाक़दीन थे उनके मुंह बंद कर दिए। 22 साल के बाद 22 साल के बाद बहुत कुछ हुआ। एब्सोल्युटली बहुत कुछ हुआ होम ग्राउंड पे जाके। एब्सोल्युटली बहुत कुछ हुआ। उसमें हमने रिकॉर्ड के अंबार लगा दिए। एक ही मैच में 10 छक्के मार दिए। हम छक्के मार रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को बताया कि हम भी कोई कम नहीं है। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम नजर डाल लेते हैं पहले बड़ी खबर पे। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी और बुरी खबर एक साथ। कौमी टीम के हाथ ऑस्ट्रेलिया को अपनी सरजमीन पर 22 साल बाद वनडे सीरीज में करारी हार। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। अब स्टैंड लेने का वक्त है। हुकूमत को उसूली मौक़िफ़ पर अपना पैगाम देना होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का बददस्तूर पहला नंबर है। QI लेवल 565 रिकॉर्ड। कल से स्मोक में कुछ कमी का इम्कान तो है, लेकिन इंसानी सेहत के लिए सूरत हाल वही महलक रहने वाली है। MD कैट के दोबारा टेस्ट लेने के लिए सिंध हुकूमत का 23 करोड़ से ज़ायद का बजट मुख्तस। बद इंतजामी के बायस हुकूमती खजाने को भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। आखिर MD कैट क्या है और हर साल ये इम्तिहान मसला क्यों बन जा रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तानी तालिब इल्म अमीर हमजा पंजारी की दुनिया भर में धूम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालीमी मैराथन में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद व्हाइट हाउस से दावत आ गई। माहीगीर के बेटे की आलमी सतह पर कामयाबी की कहानी सुनेंगे आज उन्हीं की ज़बानी। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली पाकिस्तान टीम ने वो कर दिखाया जिसकी वो कई सालों से नहीं, दहाइयां कह लें आप, 20 साल 22 साल का तवील अरसा। और उसके बाद मैं उस जनरेशन में हूँ विच इज़ फॉर्चुनेट इनफ टू सी कि जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता था, आई वाज अ किड देन, और मैंने वो सीरीज भी देखी थी जिसमें पाकिस्तान ने सेम पैटर्न के साथ 2-1 से जीता था। वो पहला मैच हम हार गए थे। उस वक्त की टीम स्टार, हाँ फर्क है, उस वक्त की टीम एक स्टार स्टडीड टीम थी। इसमें वसीम अकरम, वकार, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, सईद अनवर, मतलब कौन नहीं था उस टीम में। और उस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हराया था, जो कि बड़ी ज़बरदस्त जीत थी। अभी भी बहुत बड़ी बात है ना, 22 साल के बाद उनके होम ग्राउंड पे यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त की स्टार स्टडीड टीम थी और इस वक्त हमारी टीम, जिसको कह रहे थे ना कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है, अमिड द सिचुएशन के जितने हम कैप्टन्स चेंज होते रहे, कोच चले गए, लेजेंड्स थे ना वसीम अकरम, वो उन लोगों ने इतना हाई कर दिया था ना अपना लेवल के। आजकल थोड़ा उनके लेवल पे तो ऑब्वियसली हम तो आज भी हम शायद वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने प्लेयर्स से। वी कांट एक्सपेक्ट ऑब्वियसली, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वसीम अकरम नहीं है, बट शाहीन शाह अफरीदी है और उन्होंने फाइनली ये चीज़ एक्सेप्ट की। उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, कैप्टनसी के जितने भी मामला थे वाल हुए और फाइनली एक डिफेंसिव कैप्टनसी से हम अग्रेसिव कैप्टनसी की जानिब गए। बहुत कुछ हुआ इस सीरीज़ में जिस पे हमें बात करनी है। हम जो आपको मंजर भी दिखा रहे हैं, नसीम शाह जो कि पहले मैच में थोड़े से अनफिट दिखाई दे रहे थे, केम बैक। फिर हसनैन, मार्कस टॉयनस ने जिनको कहा था कि आप जी बट्टा मारते हैं, तो फिर हसनैन ने उनको आउट कर दिया और हसनैन ने आउट करने कहा कि
अब ठीक है, अब मसला शसला तो नहीं है, विकेट शिकेट ले लो, कोई मसला तो नहीं। हम बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट लीना मोइन अजीज हमारे साथ मौजूद है। लीना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू द शो। एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त, वो भी इतनी ज़बरदस्त। टीम वही थी तकरीबन, प्लेयर्स भी वही थे, बॉलर्स भी वही थे, बैटर्स भी वही थे, और सिर्फ कप्तान बदला है और उसके बाद हमने ये तमाम तर चीज़ें देखी हैं। लीना, देखिए, थोड़ी सी वजूहात तो है, लेकिन जो कप्तान की तब्दीली है ना, वो बहुत अहम होती है क्रिकेट में। क्रिकेट फुटबॉल की तरह नहीं है कि कोई भी कप्तान बन जाए। क्रिकेट में कप्तान लीडर होता है, हर चीज देख रहा होता है, फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग चेंजेस, किसने कहाँ बैट करना है, लोगों को एटीट्यूड, टीम प्लानिंग। तो एक क्रिकेट का कप्तान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं तो कब से कह रही हूँ कि रिजवान डिजर्व करता है कि उसको व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि उसने मुल्तान सुल्तान के लिए भी काफी अरसे से अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, और एक विकेट कीपर है, इन्वॉल्व होता है। आपको पता है जैसे धोनी थे या संगकारा थे, तो विकेट कीपर जिस तरीके से गेम को देख रहा होता है, कोई और नहीं देख रहा होता। दूसरा, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। जब बाबर आजम को कप्तान बनाया था, तो मैं चीख चीख के यही कह रही थी कि भाई वो बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन उसमें जीरो लीडरशिप क्वालिटीज हैं। तो रिजवान की कप्तानी तो ओवर ड्यू थी, और आपने रिजल्ट्स अपने सामने देख लिए। और थोड़ा सा मैं क्रेडिट दूंगी, ये जो हमें टेस्ट मैच में भी अभी विक्ट्री मिली है इंग्लैंड के अगेंस्ट, इससे भी हमारा जो मोरल अप हुआ है, वो भी उसको भी मैं क्रेडिट दूंगी कि उसको वहां पर से भी टीम का मोरल ऊपर होना शुरू हुआ। और रिजवान एक इन्वॉल्व क्रिकेटर है, पैशनेट क्रिकेटर है, सारी टीम उसके अंडर यूनाइट होके खेल रही है। ये बैंड ऑफ ब्रदर्स की तरह टीम खेली है, जो कि मैं कह रही हूँ कि बाबर आखिरी कुछ महीने थे, उसमें तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते, जिसकी वजह साफ थी कि आपने आपके जो दोस्त थे टीम में, आपने उनको बैक स्टैप किया। आपने कहा कि जी मुझसे कप्तानी ले ली है 4 मैचों के बाद, अगर जी चाहिए वैसे उसे वापस जी लेके मुझे वैसे दे। लीना, रिजवान नेशनल कप्तान था और इसने कप्तान बनते ही ये बात साबित कर दी कि ऑस्ट्रेलिया में 22 साला शिकस्त का जो खुश्क साली वाला एक दौर चल रहा था, उसका खात्मा किया। आखिर रिजवान को कप्तान बनाने में इतनी देर कैसे लग गई थी? देखिए, बार बार जब एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही चेंज हो जाता है, कभी रमीज राजा, कभी नजम सेठी, कभी मोहसिन नकवी, तो ये जाहिर है टीम तो इतनी अच्छी नहीं चलेगी, कि मामलात भी अच्छे नहीं चलेंगे। हर कोई अपना विजन एग्जैक्टली। लाता है, वो सोचता है अब जो ये पिछला बोर्ड है, ये जो बोर्ड है इस वक्त, इन्होंने ये सोचा कि जी हम पंजाबी लॉबी को पुश करेंगे और दोबारा बना देंगे कप्तान बाबर आजम का। उनको नतीजा जब नजर आया, जैसे ही उन्होंने सही फैसले लिए, तो आपने देख लिया कि रिजल्ट सही है। हैविंग सेड दैट, बार बार चेयरमैन चेंज होना किसी कोई इखलाकी जुर्म है, मेरे ख्याल में इखलाकी एब्सोल्युटली, जुर्म। तो ये एब्सोल्युटली। नहीं। अच्छा लीना, लेकिन अब हमारे एक और लेजेंड राशिद लतीफ़, राशिद भाई कहते हैं कि रिजवान की कप्तानी की राह में सरोगेट कंपनीज हायल थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से फिर रिजवान की वन ऑन मीटिंग हुई, सारी कहानी क्लियर हुई, मोहसिन नकवी ने फिर रिजवान को कप्तान बनाने का फैसला किया। इस सारी स्टोरी में कितनी हकीकत है? देखिए, लोग तो स्टेटमेंट्स देते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स देते हैं, मतलब ये तो होता रहता है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। और इसमें यही होता है कि हर कोई अब सोचता है कि उसने जो बात की उससे कुछ क्लैरिटी होगी, शायद मोहसिन नकवी ने क्रिकेटर्स को बिठा के बात की होगी, उससे भी फायदा हुआ होगा। लेकिन देखिए, जो सॉलिड डिसीजन मेकिंग होती है, वहीं से फायदा होता है। जब अगर मोहसिन नकवी को नजर आ गया कि जो पहले करना की कोशिश कर रहे थे टीम के साथ, कि जबरदस्ती कप्तान बना दें बाबर आजम से, उससे कुछ नहीं हुआ, तो अब उन्होंने एक सही फैसला लिया, लोगों के साथ बैठ के लिया, या टीम को साथ बिठाया। अगर वो टीम को साथ बिठा भी लेते और बाबर आजम को कप्तान रखते, तो कोई फायदा ना होता। कप्तान चेंज करने से ये जो एक यूनिटी है वो वापस आई है। रिजवान एक यूनिफाइंग फैक्टर है, उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की। पहला मैच हार भी गए, सेल्फ बिलीफ रखा, उसके बाद खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया। आपने देखा कितना इन्वॉल्व थे बॉलिंग चेंजेस में, हर चीज में। और वो बहुत एक श्रूड क्रिकेटर है रिजवान। और बाबर आजम नहीं है भाई, वो सिर्फ एक अच्छा बैट्समैन है, बेहतरीन बैट्समैन है, लीडर नहीं है ना। तो कितनी बार समझाया, ये 3 साल से समझा रही हूँ, लेकिन समझ लोगों को उसी वक्त आती है जब उनको खुद फेलियर का सामना होता है, जब प्रेशर का सामना होता है, मीडिया प्रेशर होता है। मीडिया प्रेशर जब पड़ा हद से ज्यादा मोहसिन नकवी को, तो उनको भी समझ आ गई कि किसको कप्तान बनाना चाहिए, और आपके जी सामने लीना, नताइज। वैसे अगर रिजवान को बराह रास्त चेयरमैन पीसीबी की हिमायत जो है वो हासिल हो गई, तो इस सीरीज़ में टीम सिलेक्शन को लेकर फैसलों में आज़ादी क्यों नहीं है? क्योंकि एक सिलेक्टर को टीम के साथ भेज दिया गया।
देखिए, उन्होंने इख्तियारात माँगे थे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इस टीम से खुश हैं। यंगस्टर्स को लेके गए, ऐसा नहीं है कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो जितने इख्तियारात चाहते हैं शायद अभी उतने ना हो, लेकिन आपको मैं यह बात लिख के दे देती हूँ स्टैम्प पेपर पे कि ये जो विक्ट्री हुई है ना, 2017 से हमने एक मैच भी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में। आज हमने सीरीज़ विक्ट्री ली है, तो इसके बाद जितना स्ट्रॉन्ग इमर्ज करेगा एज़ अ कैप्टन रिज़वान, उनको सारे इख्तियार मिल जाएँगे। हमने भी यही हाँ। ज़िंदगी यहीं गुज़ारी है, हमें पता है कि जो फेलियर होता है उसके साथ आपको कुछ नहीं मिलता, जब सक्सेस आती है तो बहुत कुछ अच्छा, मिलता है अब आपको। लीना हम जीत गए और बड़ा ज़बरदस्त जीत हुई है, सारी ख़ामियाँ छुप जाती हैं, लेकिन ख़ामियाँ हमें इस सीरीज़ में भी दिखाई दी। जो हमारे तीनों एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स थे वो हमें फिट नहीं दिखाई दिए, और पेस जो था अपार्ट फ्रॉम हारिस रऊफ़ वो इस चीज़ की गवाही दे रहा था। तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले कौन-कौन से ग्रे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के लिए राइट नाउ? नहीं, नहीं देखिए वो तो बात ये है ना कि आप इनको यहाँ डेड ट्रैक्स पे खिलाते रहे। जैसे ही हाँ। ऑस्ट्रेलिया में उनको एक अच्छी मैनेजमेंट मिली, अच्छा कप्तान मिला, आपको देख लें कि हारिस रऊफ मैन ऑफ द सीरीज बने। शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, नसीम ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की बैकअप में। तो आपके फास्ट बॉलर्स के पास तो सब कुछ है। आपके पास जेसन गिलेस्पी जो खुद फास्ट बॉलर्स थे, वो आप यस। फास्ट बॉलर है, वो इंटरिम कोच आए हुए हैं, टेस्ट टीम के वो कोच हैं। आकिब जावेद आपके सेलेक्टर हैं, तो आपको तो पिचेस से होता है ना। अगर यहाँ पर फ्लैट पिच थी जैसे थी तो आपका फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही जरा सी स्पिनिंग पिच बनाई तो आपके दोनों स्पिनर कामयाब हो गए। आपने टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जिताई। जरा सी अगर फास्ट अच्छी पिच बनाएंगे, आई एम श्योर केपेबल फास्ट बॉलर्स हैं, उन्हें ही दिखा दिया अभी आप कितने केपेबल हैं, तो वो भी यहाँ भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप उनको रोडों पे खिलाएंगे और उनको सत्यानाश करने पे तुल जाएंगे तो वो कैसे परफॉर्म एब्सोल्युटली करेंगे। रीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान अब जो है अभी भी बहुत ग्रे एरियाज तो है, बट राइट नाउ इट्स द टाइम टू सेलिब्रेट। लेकिन वो कहते हैं ना कि रंग में भंग डालना जो है वो हमेशा से काम रहता है पड़ोसियों का, और उन्होंने वही किया। और इस सेगमेंट का आगाज़ एक शेर के साथ मैं करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। जी जी, इरशाद भाई नहीं है, इरशाद लेकिन भाई आप कर नहीं है, हाँ सकते हाँ हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, जो आना चाहो हजार रास्ते, ना आना चाहो तो उज़र लाखों, मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश खराब मौसम। ये हम कह रहे हैं जनाब अपने पड़ोसी के हवाले वाह। से, और उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। और उसके बाद उनके मीडिया ने जो जहर उगलना शुरू किया है वो तो आपको पता ही है। तो फिर हमेशा उनके ही जो करते हैं वो, और उनकी पब्लिक काम जो, ही एंड उनका आई एम यही है। सॉरी टू से, वो हम कहते हैं दोनों मुल्क के अवाम में बहुत प्यार है। आप जाके कमेंट्स देख लें, आपको लग पता जाएगा कितना प्यार है। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया और फला टीम का। लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि भारत के मुख्तलिफ टीम्स जो है वो कबड्डी की टीम आती है यहाँ पे, उस वक्त उनको सरहद के तनाव याद नहीं आते, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा होता, उनको सरहद का तनाव याद नहीं होता। मेरे ख्याल से सबसे हुब्बुल हमारे वतन, गाने चोरी करते हुए याद नहीं आते। हुब्बुल वतनी जो है सबसे ज़्यादा उनकी टीम में ही, क्रिकेट टीम में। इसके अलावा उनकी बाकी सारी टीम जो जितनी है अदर स्पोर्ट्स की, वो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनमें नहीं है गालिबन। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर्मन चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम खालिद साहब, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अब भारत ने एक बार फिर ये कर दिया है कि जी हम नहीं आ रहे, और आपने जो करना है आप कर लें। और जाहिर सी बात है फिर उनकी तरफ से फिर जो है ना जनरेट होता है कि जी हाइब्रिड मॉडल, तो ये तो फला ढिमका। तो खालिद साहब, इंडिया की टीम और हुकूमत के वो क्रिकेट को लेके ही क्या मसला है? आईसीसी कहीं और इवेंट हो रहा होगा तो हमारे साथ खेल लेंगे, उस वक्त उनको तनाव वगैरह याद नहीं आता, पाकिस्तान आने में उनको सरहदी तनाव सारे याद आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये कोई मेरे नज़दीक हैरान कुन सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल में स्वाए हमारे क्रिकेट बोर्ड के और किसी को भी इस पे हैरानी कोई नहीं हुई होगी। ये कोई नया उनका तर्ज अमल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई नया चलन नहीं है। पिछले कई अरसे से वो इस किस्म की चीज़ें ही कर रहे हैं, और उसके पीछे एक वो जो सियासी जहन होता है और जहनीत होती है कि पाकिस्तान को हर तरीके से तनहा किया जाए, दुनिया में बदनाम किया जाए, उनकी एक गलत तस्वीर पेश की जाए। और ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान की, जो आई है, जो जहनीत है, वो आपको नज़र आ रही है, वो इसका ज़्यादा इजहार कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए था कि हम इसके लिए पहले से ही तैयारी कर चुके होते। हम तमाम मुल्कों से, जो क्रिकेट खेलने वाले मुल्क हैं, आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं, उनको हम एतमाद में ले चुके होते, उनको साबका तारीख भी बता दी होती है और कहा होता कि ये इस तरह की हरकत करेंगे, करने का इनका प्रोग्राम होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि
जब उधर से ऐसे इशारे आ रहे थे, बल्कि उनका साफ कहना है कि हमने मीडिया में ये ख़बरें इसलिए चलवाई थी ताकि पाकिस्तान को पता चल जाए, तो हमने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। उसको हम एक तरह से मुस्तरद करते रहे कि देखें जी, जिनका टूर्नामेंट है वही टीम में सारी लेके आएंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है। भाई उनकी क्या ज़िम्मेदारी है? आईसीसी पे भी कब्ज़ा है बिल्कुल भारत का, उनका अपना बंदा वहाँ आ चुका है। तो ये किस तरह हमने सोचा था? तो ये एक बड़ा ही अहम मसला है। ये पाकिस्तान को तनहा करने की, बदनाम करने की साजिश है, जो कि मतवातर काफ़ी अरसे से हो रही है। इसमें हमें बड़ा फ़आल होना चाहिए, बड़ा मुतहरक होना चाहिए, तमाम दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए। और इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो ख़ुद मुश्किलात का शिकार है। आप देखें जो कुछ कनाडा में उनकी हरकतें हैं, उनके अंदर जाके वो बंदों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका में भी कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारी जो मुतल्लिका एजेंसियों ने, उन्होंने बिल्कुल इन मौक़ों का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया, इस इशू को उठाया नहीं है। और बिल्कुल सिवाय इसके कि हमारे अखबारात या मीडिया में ये ख़बरें छपती हैं। तो कहना ये है कि हमें अब इस मामले में, हमारी टीम बड़ी अच्छी है, हम हर टूर्नामेंट में जाते हैं, खेलते हैं। हिंदुस्तान में भी जो टूर्नामेंट होता है उसमें भी हम जाके हिस्सा लेते हैं। तो हमें अब एक बड़ी एक्टिव हो के फ्रंट फुट पे आके हमें ये मुकाबला करना है, सूरत हाल का बताना है सारी दुनिया के, वो हिंदुस्तान का असल रूप और असल चेहरा हमें दिखाना चाहिए। और इतना ज़्यादा मौसर तरीके से हमें कार्रवाई करनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो घुटने टेक दे और मजबूर हो जाए कि ये पॉलिसी या रविश छोड़ दे कि वो क्रिकेट को और खेलों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हमें ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने मुल्क में बैठ के कह देना कि जी अगर वो लाए तो हम ये करेंगे। जी खालिद साहब, अभी आपने कहा कार्रवाई करनी चाहिए, तो ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसके ऊपर रोशनी डाल देते हैं कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। जी मैंने अर्ज़ किया ना, सबसे पहले फौरी तौर पे आईसीसी का इमरजेंसी इजलास जो है वो इनको बुलाना चाहिए। हर मुल्क के पास इख्तियार होता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली मीटिंग तलब कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास एक माकूल तादाद हो मेंबरान की, गालबन 5 या 6 मेंबर चाहिए कर देंगे। ये पाकिस्तान के पास ये बंदोबस्त होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त अगर वो निकलेंगे तो मेरा ख्याल है 5-6 ममालिक की मदद नहीं हासिल कर सकेंगे। ये तरीका आजमाना चाहिए। फिर उसके साथ जो मैं अर्ज़ किया है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी एक करना चाहिए, पूरी तरह एक खुल के मौक़िफ़ बयान करना चाहिए तमाम आईसीसी के मुल्कों में, उनसे इनफरादी तौर पे रब्ता करना चाहिए। और ख़ास तौर पे 2 ममालिक जो है जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं आईसीसी और क्रिकेट के, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे हमें बात करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो कोई अहम ओहदेदार हैं उनको वहाँ पे जाकर बात करनी चाहिए। देखें जी का सत्यानाश कर रहे हैं। आप पहले ही देखें कि क्रिकेट का फैलाव कितना हुआ है। फुटबॉल देखें, बाकी खेल देखें, दुनिया के 200 मुल्क खेल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान और दूसरे कई मुल्कों के इस किस्म के रवैये की वजह से क्रिकेट जो है 10 ममालिक से आगे नहीं बढ़ सकी। ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, फैलाना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब। और आपने आखिर में बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि अब दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया नहीं खेल, उसके पीछे रीज़न जो हैं वो क्या क्या हैं। बाय द वे आखिरी जो हम इंडिया से खेले थे वर्ल्ड T20 में, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच से $25 मिलियन सिर्फ एक मैच से आईसीसी ने कमाया था, और बाकी पूरे वर्ल्ड कप के मैचों से $17 मिलियन कमाया था। ये है हकीकत इस वक्त। और देखिए अब भारत अपनी तमाम तर हरकतें तो करता रहे, लेकिन होता यह है कि जब भी वो इस तरह की हरकत करता है तो पाकिस्तान उसका सिर्फ क्रिकेट में जवाब नहीं देता। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बेसबॉल का टूर्नामेंट हुआ, क्रिकेट नहीं बेसबॉल का टूर्नामेंट हुआ। अच्छा। और जी, और पाकिस्तान ने उस जो है वो टूर्नामेंट को जो है उसमें भी जो है हरा दिया, इंडिया को हरा दिया हमने। पाकिस्तान ने इंडिया को 12-0 से हरा दिया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात हो गई है। तो खैर सिचुएशन ये है कि अब जो है, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया की हठधर्मी की, तो वो हठधर्मी सिर्फ बोर्ड के लेवल पे नहीं होती है,
वो हठधर्मी कहाँ कहाँ होती है। आपको एक वीडियो हम चला के दिखाते हैं कि हुआ क्या। तो जनाब अली, हुआ ये कि ये इंडिया की ए टीम, वो ऑस्ट्रेलिया का टूर उसका था, और क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने जा रही है, उससे पहले ए टीम का टूर था, और उस टीम के कप्तान जो है वो अंपायर से लड़ने गए। अंपायर ने बॉल टेम्परिंग का उनको कोई इल्ज़ाम वगैरह लगाया था, या इस तरह की कोई चीज़ हुई थी। फिर हुआ ये कि जो कप्तान थे उनके ईशान किशन, उन्होंने बाकायदा अंपायर से बदतमीज़ी की। हम वो लफ्ज़ दोहरा भी नहीं सकते, दैट STUPD वर्ड। और आप देख सकते हैं कि ये हेजमनी जो है वो इंडिया की, वो सिर्फ उनके बोर्ड नहीं बल्कि सर पे चढ़ के उनके बोर्ड। अब लेते हैं एक ब्रेक, छोटा Yes, सा please. एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम में देखेंगे आगे क्या क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। मौसम तो क्या ही सुहाना है, ज़बरदस्त चल रहा है मौसम हर जगह का ही। USA की बात कर रही होंगी मौसम की आप, मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ कराची पाकिस्तान का का नहीं, हम मौसम, कराची से बाहर की बात कर रहे हैं। कराची से बाहर लाहौर के मौसम की सुहाना। बात नहीं कीजिएगा, सुहाने की। वो तो लाहौरी आ जाएंगे यहाँ पे, सुहाना। वो हो दिखाएंगे नहीं कहाँ है सकता। सुहाना, वो सुहाना लेकिन को हम ढूंढ के कहाँ आ की जाएंगे। बात करेंगे सुहाना की? लाहौर का भी सुहाना नहीं है, मुल्तान का भी नहीं है, फैसलाबाद का, कराची का, हर जगह ही वो हर जगह स्मॉग गर्मी है। स्मॉग स्मॉग सिर्फ स्मॉग सिर्फ ही स्वाद है। का मौसम अच्छा है, मैं जा रहा हूँ हाँ, अभी। बस, खैर, हाँ, स्वाद तो अच्छा है। अब अफसोस ये है जनाब, ये मौसम अच्छा क्यों नहीं है। आलूदगी है, धूल मट्टी है, हमारे शहरों का हाल बुरा है, और इसके जो हमारे शहरी इसके ज़िम्मेदार हैं जितना, उतने ही इंतज़ामिया भी है। शहरी क्यों गंदगी फैलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। डब्बे रखे होते हैं, डब्बे में नहीं डालना हमने, बाहर ये डालना है। कसम है हमारी, हम डब्बे से बाहर डालेंगे। डालना है हमें। अच्छा, होता फिर क्या है कि अब एक मिक्सचर सा हो जाता है। वेदर क्योंकि ख़राब है, फिर पोल्यूशन इतनी है, और उसमें जो हम गार्बेज डाल देते हैं सारा, उसकी वजह से मिल मिला के इतनी बीमारियां बढ़ जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और अब कुछ तो सांस की बीमारियां हैं, कुछ आंखों में जलन, इसी तरह स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है इस बैड वेदर से। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपकी ये जो स्किन ऊपर वाली होती है ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रही होती है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ जो हैं वो आपको लग सकती हैं और होती भी हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्मोक की वजह से भी अपेयर हो गई हैं। तो आज हमारे साथ कौन मौजूद है? आज हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिलाल शम्स। हम ज़रा उनसे बात करते हैं कि हम, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं आई एम फाइन। और वैसे तो हम जब हम बात करते हैं स्किन की तो हम हमेशा से उनके रूटीन और इसके बात करते हैं, बट ये एक बड़ी अनोखी चीज़ है कि वेदर का, ख़ास तौर पे इस किस्म का मौसम कि जो ना ड्राई है ना पूरी तरीके से नमी वाला है, कोई बीच का मौसम है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी जल्द को। तो क्या किस तरह से मामला चलते हैं जब इस तरह का मौसम? वेल, आपकी जो स्किन है और आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, आपके म्यूकोजाज, आप यूँ कह लें कि आँखों की म्यूकोजा या ओरल म्यूकोजा, ये सब मुतासिर होते हैं मौसम के हिसाब से, क्योंकि स्किन आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कोई भी चीज़ जब बॉडी पे एक्ट करती है तो आपका स्किन सबसे पहले उसको फेस कर रहा होता है। तो अच्छा मौसम से स्किन अच्छी होती है और ख़राब मौसम से स्किन ख़राब होती है। अब ड्राई वेदर का जो इफ़ेक्ट है और जो वेट वेदर या हॉट वेदर उसका इफ़ेक्ट है, ये टोटली डिफरेंट है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें प्री एग्जिस्टिंग स्किन डिजीज़ होती हैं। मसलन एक्जिमा, पहले से स्किन ड्राई है, इची है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और बच्चे जिनका स्किन बैरियर फंक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनमें एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा का दूसरा नाम है, बहुत कॉमन होता है बच्चों में। उनकी माएँ बहुत परेशान होती, स्पेशली जो फर्स्ट बेबीज़ होते हैं उनके, छोटे बच्चों तो वो बच्चा इतना परेशान नहीं होता जितने पेरेंट्स होते हैं। तो अल्टीमेटली वेदर का, स्पेशली ड्राई वेदर का स्किन के ऊपर अच्छा असर नहीं है। अच्छा, उसके लिए रेमेडीज़ लेनी होती जी। वैसे डॉक्टर साहब, आपने भी कहा कि जिनकी ऑलरेडी स्किन ख़राब है या जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है, जी जी, एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जी। सो जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं तो वो ऐसी क्या चीज़ करें कि जिससे वो मज़ीद सफ़र ना करें, मज़ीद उस चीज़ से बच जाएं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मुख्तलिफ पॉपुलेशन की जो परसेंटेजेस है, सपोज़ अब आप ले लें सोराइसिस को, 3% ऑफ द पॉपुलेशन को सोराइसिस है, वो भी इस ड्राई वेदर में वर्स होता जाता है। इसी तरह एक्जिमा वर्स हो रहा है। और आपने सुना होगा ना बालों की खुश्की, जी, डैंड्रफ, सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सीबोरिक डर्मेटाइटिस सर के बालों में, बुओं में, मूँछों में, बॉडी के और पार्ट्स में भी
इस मौसम में वर्स होता जाता है। तो करना यही है, स्पेशली एक्जिमा में आपने बैरियर फंक्शन को ना वो रिपेयर करने देना है, आपने मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना है। और आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे यही कर सकते हैं कि स्पेशली ये जो स्मोक का वेदर है, हम इन्वायरमेंट को तो करेक्ट नहीं कर सकते एज एन इंडिविजुअल, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऐसी बॉडी को ऐसे वो कर सकते हैं कि हम इस वेदर के डायरेक्ट कांटेक्ट से कम हो सके वो बच सकते हैं। ये जो आपने डॉक्टर साहब बात की है ना, टू डेवलप अ डिफेंस सिस्टम। जी। अच्छा, बाकी जो जिस्म है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, दे गो फॉर फिश ऑयल, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी एंड ऑल दैट। जी जी। जब हम बात करते हैं इस अपर लेयर की, जी। ठीक है, इस अपर लेयर को हम एक तो मॉइस्चराइज़र से हम उसकी डिफेंस वॉल बना सकते हैं, बट अदर थिंग्स, क्योंकि एक इशू जो आता है वो ये आता है कि बहुत से लोग मॉइस्चराइज़ करते हैं और वो सही होता है, लेकिन इंटरनली जो इचिंग होती है जी। वो इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है कि मैं बता नहीं सकता। अब आप समझ गए कि आई माई सेल्फ गो थ्रू दैट। जी। तो उसका क्या किया जाए फिर, ये जो इचिंग होती है इन द फिंगर्स एंड। कट यू ऑफ, मैं सिर्फ नाजरीन को ही बताना चाहूँगी कि इस वक्त फेसबुक पर बोल न्यूज़ ब्रेकिंग जो हमारा पेज है, हम उस पर लाइव मौजूद हैं। आप जो चाहें सवाल लिख सकते हैं, चाहे वो इसी कॉन्वर्सेशन से अगर आप कोई सवाल निकालते हैं वो भी आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, अदरवाइज भी अपने सवाल लिख सकते हैं। जी कंटिन्यू प्लीज। आपने इचिंग की बात की, प्रोराइटस आप खुद एज अ इंडिविजुअल मैनेज नहीं कर सकते, इसके लिए डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत होती है। प्रोराइटस एक इतना बड़ा टॉपिक है इचिंग कि उसको रूल आउट करने, उसके जो काजेज़ है ना वो फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी करने पड़ते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी उसका पता नहीं चलता। वो साइंस कहती है ना इडियोपैथिक, आपने सुना होगा कि लपड़ होती है ना कुछ लोगों में, उस लपड़ को अब आप उसके जो रीजंस फाइंड आउट करते हैं अमूमन वो बिला वजह होता है, जिसको साइंस कहता है इडियोपैथिक, बिला वजह, साइंस को पता ही नहीं उस चीज़ का। तो प्रोराइटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम इंडिविजुअल्स को ये एडवाइस नहीं कर सकते कि आप कौन सी टैबलेट ले लें, क्योंकि पहले काज फाइंड आउट करना होता है। जो कॉमन चीज़ें हम बता सकते हैं वो ये है कि आप यूवी रेडिएशन से कैसे बच सकते हैं, आप स्मोक से कैसे बच सकते हैं। तो उसमें यही है कि सन एक्सपोजर, सन ब्लॉक्स का, सन स्क्रीन्स का इस्तेमाल, आपके जितने भी फ़ोटो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, चाहे वो फेस है, चाहे आपके हैंड्स हैं, चाहे आपके नेक का एरिया है, फ्रंट ऑफ नेक है, बैक है, आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब सन ब्लॉक कैसा इस्तेमाल किया जाए, ऑयली स्किन वाले का डिफरेंट है, आपके ड्राई स्किन वाले का डिफरेंट है। मैं अभी इसी पर सवाल उठाने वाली थी कि ये भी थोड़ा सा आप बताएं कि जो मॉइस्चराइज़र होता है, कोई भी इंसान कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकता, हर स्किन टाइप के हवाले से मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन्स होते हैं। डेफिनेटली। अब कॉमेडोजेनिक होते हैं ना कुछ मॉइस्चराइज़र्स, जिन लोगों का स्किन ऑयली होता है उस पर हर मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता, तो आप नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र्स डॉक्टर के मशवरे से लेते हो ताकि वो आपके मसामों को बंद ना करें, आपके स्किन के ऊपर एक एक्नी का फ्लेयर ना आए। तो आजकल ऐसे मॉइस्चराइज़र्स आए हुए हैं मार्केट में ड्राई स्किन के लिए कि जिसके अंदर सन ब्लॉक भी पाया जाता है। इसके अलावा जो एक्नी प्रोन स्किन है उसमें सीबम कंट्रोल जेल। अब आपने सीबम की बात कर ली है ना, मैं चाहूँगा, एक हमारे पास फेसबुक लाइव पे एक सवाल भी आया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पूछते हैं कि जी ये जो सर का जो डैंड्रफ है, एक तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, और डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि सर्दियों, जिनको नहीं होता उनको सर्दियों में आ जाता है, तो ये क्या इशू है और इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस हम मेडिकल लैंग्वेज में डेंड्रफ को कहते हैं। ये एक फंगस की वजह से होता है और वो फंगस लाइपोफिलिक फंगस है, यानी लिपिड लविंग या ऑयल लविंग फंगस है। हर बाल के जड़ के साथ एक सिबिशियस ग्लैंड या तेल पैदा करने वाला गदूद है। वो फंगस हमारा नॉर्मल कमेंसल है, वो इस तेल के ऊपर परवरिश पाता है। जी जी। तो जब आप बाहर से तेल लगाते हो फंगस को, डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए, आप उल्टा उसको खुराक दे रहे हो उस फंगस को। वो और ग्रोथ पकड़ लेता है।
तो इसका सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप फ्रीक्वेंटली स्कैल्प की क्लींजिंग करें, आप शैम्पूइंग करें। आप जितना उसको खुराक से दूर रखेंगे उस फंगस को, उतने आपके डैंड्रफ के बनने का चांस कम। अब कौन से शैम्पूज़ का इस्तेमाल किया जाए, आप ज़रूर देखें शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स को, जिसमें टार हो, जिसमें कीटोकोनाजोल हो, जिसमें क्लिम्बाजोल हो, जिसमें जिंक पायराथियान हो, जिसमें सेलेनियम सल्फाइड हो। ये कॉमन चीज़ें उस फंगस को, वो जो मेलासीजिया फरफर कहलाता है, उसकी ग्रोथ को रोकती हैं। तो सिबोरिक डर्माटाइटिस वाले पेशेंट्स अमूमन हमसे ये भी कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें तो फेस पे भी हो रहा है, तो आप उस शैम्पू को एज ए बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, आप उससे नहा सकते हैं। अच्छा, सुफियान खान ने मैसेज किया है कि सर में भी खुश्की है और चेहरे पे भी ड्राइनेस है जी, तो ये चेहरे की ड्राइनेस जो है सुफियान साहब जो हैं वो क्या किया जाए। और मैंने जिक्र किया उस सवाल के बाद कि आप उस शैम्पू से बाल भी धो लें, आप फेस भी धो लें, आप उससे नहाएं, यानी एज अ बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग कि आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सवाल है भाई, अच्छा और सस्ता बॉडी वॉश सन ब्लॉक, अच्छा और सस्ता सन ब्लॉक ना, अच्छा और सस्ता सन ब्लॉक, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब इस पे हमें ये कंपनीज एड्रेस, नाराज हो जाएंगे। नहीं इस पे एड्रेस ये करने की जरूरत है यार, सस्ते पे ना जाएं, पहले अपनी स्किन टाइप आइडेंटिफाई करें, उसके बाद वो करें, तो प्लीज जरा इस पे ये मुख्तसरन सारा जो जो सेशन है ये आपकी नॉलेज के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि जी अगर ये शैम्पू आप इस्तेमाल करें उसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये आपको सूटेबल है। लेकिन सबसे बेहतरीन हल यही होता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपरली, डॉक्टर साहब मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं ऐसे, जाके चेकअप करवाएं पूरा। एक इस सवाल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब ये भी है, मैं जब पूछता हूँ कौन सा सन ब्लॉक आप यूज़ कर रही हैं या कर रहे हैं, तो एक दो नाम ले लेते हैं जो कि प्रोमोट हो रहे होते हैं हर जगह। हाँ। कभी एफएम चैनल्स पे, कभी बिलबोर्ड्स पे। बहुत इम्पोर्टेंट बात, बदनसीबी कह लें, माशरे की क्या कह लें, कि आजकल सन ब्लॉक्स के अंदर वो एजेंट्स डाले जा रहे हैं जिसको कंपनीज क्लेम करती हैं कि ये वाइटनिंग ला रहे हैं, बेसिकली उसके अंदर भी लिक्विड फॉर्म में स्टेरॉइड्स और मर्करी डाले जा रहे हैं। ओके, तो कभी भी ओवर द काउंटर चीजें ना लिया करें। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी है, दिस मर्करी एंड ऑल। आई थिंक वी हैव टू डू अनदर सेगमेंट फॉर दैट। लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल, आप तशरीफ लाए, एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द शो। प्लीज कीप ऑन सेंडिंग योर क्वेश्चंस, और इंटरेक्टिविटी ही जिंदाबाद होती है। हम एक ब्रेक ले, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का पहला दिन, नई सुबह, नई उम्मीदें और नया आज़म। एब्सोल्युटली, इम्कान है कि तेज़ी का सिलसिला बरकरार रहेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक्सचेंज में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी, सरमाए में इजाफा हुआ था। राइट नाउ क्या सिचुएशन है, हम चलते हैं, हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, इस वक्त मार्केट कितने पॉइंट्स पे ट्रेड कर रही है? देखिए मतलब इस वक्त जो मार्केट है वो कारोबार का आगाज पॉजिटिव जो है वो नोट पर हुआ, और इस वक्त अगर जो करंट इंडेक्स है उसमें 474 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, और बुलंद जो इस वक्त लेवल है मार्केट का वो 93,766 है। मैं आपको बताऊं कि इससे कबल जो मार्केट है ट्रेडिंग के दौरान एक और जो नई बुलंद सतह थी 93,819 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड हुई है, और इस वक्त जो सरमाएकार हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 94,000 का लेवल है मार्केट के अंदर मुमकिन तौर पे वो जो है आज अबूर कर लेगी मार्केट, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव ओवरऑल। अगर हम बात कर लें कमर्शियल बैंक्स की, ऑटो सेक्टर की, ऑयल सेक्टर की, पावर सेक्टर की, तो उसमें खासी जो है वो मस्बत रुझान है, और यही वजह आती है कि जैसे सरमाएकारों का जो इसका फोकस है जैसे इसकी खरीदारी पर है, तो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है और तेजी का रुझान बरकरार है। और कफील, थोड़ा सा अगर बता, जैसे आपने मुख्तसरन बताया भी कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि हाई यील्डिंग चल रहे हैं इस वक्त? देखिए इस वक्त जो रिजल्ट्स हैं वो भी खास जो है वो पॉजिटिव उस पर नोट पर हैं। अगर हम बात कर लें पावर सेक्टर की, उसके अलावा जो DCL की, PBL के हवाले से, उसके अलावा ऑटो सेक्टर की बात कर लें, कमर्शियल बैंक्स के जो है वो खासी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो ये वो सेक्टर हैं कि जिसमें जो सरमायाकार है उनका फोकस ज़्यादा है, और इसी में से खरीदारी का
जो रुझान है वो देखा जा रहा है। और मार्केट सेंटिमेंट जो ओवरऑल रहा है लास्ट वीक वो भी खासा पॉजिटिव था, और जो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो मार्केट है उसमें तेजी का रुझान बरकरार रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील हमारे साथ मौजूद है। तो मार्केट चल रही है इस वक्त ज़बरदस्त। दिस इंडिकेट्स कि ना सिर्फ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है मार्केट में, बल्कि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस वक्त बेहतर से बेहतर होती जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट जो है बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। गुज़िश्ता हमने देखा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंडेक्सेस को छुआ, न सिर्फ छुआ बल्कि ब्रेक किया, और आज भी 475 पॉइंट्स के इजाफे के साथ मार्केट का हुआ है आगाज़। चलिए अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ख़ातीन हज़रात, खुशकिस्मत वो ममालिक हैं जिनके पास गर्म पानी के समंदर मौजूद हैं और बंदरगाहों और समंदरी तजारत के दीगर ज़राए से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अब बैनुल-अक़वामी तजारत का जो दारोमदार है समंदरी रास्तों पर ही है। अब IMO जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक आलमी तजारत का 90% हिस्सा बहरी जहाज़ों के ज़रिए ही मुमकिन होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो गंगा है वो उल्टी बह रही है। पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी बहरानों से निजात दिलाने के लिए समंदरी इत्तफ़ाक़े की जानिब कभी भी संजीदगी से तवज्जो दी ही नहीं गई है। मैरीटाइम जो स्टडी फोरम की एक केस स्टडी में अदाद व शुमार की बुनियाद पर यह पता लगाया गया कि पाकिस्तान का समंदरी ज़ख़ायर से पैदा होने वाली आमदन का हजम जो है वो $7.5 अरब जो है सालाना तक हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये कितना है? सिर्फ 18.3 करोड़ डॉलर्स। अब आबी मालियाती पैदावार है, उससे हम भारत तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश से तो बहुत ही कम है। हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं कि हमारी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से लेकर हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तक कहाँ पे पहुँची है, लेकिन पाकिस्तान क्यों उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहा? हमारे पास एक बहुत तवील कोस्ट लाइन है, हमारे वाटरवेज़ मशरिक़ की दुनिया मगरिब की दुनिया दोनों को मिलाती है। हमारे साथ आज मौजूद है मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर कैसर अहमद शेख साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अब कैसर साहब, सवाल पहला यही है कि जो ब्लू इकॉनमी है मौजूदा माशी हालात में पाकिस्तान में बहुत बड़ी माशरी बेहतरी में किरदार अदा कर सकती है। इसके बावजूद हमारे यहाँ शिपिंग इंडस्ट्री का जो हाल है, सालाना $9 अरब से गैर मुल्की शिप्स को कार्गो ले जाने की मद में हम अदा कर देते हैं। मौजूदा हालात में हमारी मीशत इतनी बड़ी अदायगियों की इजाज़त देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ब्लू इकानमी दुनिया में बड़ा किरदार अदा करती है। आपने सही कहा, दुनिया की पूरी GDP में यानी उनकी कौमी आमदनी में 8% हिस्सा जो है वो मैरीटाइम अफेयर्स का है, और पाकिस्तान में ये इकानमी सिर्फ 0.5% है। यानी हमसे 16 गुना, अगर आज 100 है तो 1600 वर्ल्ड एवरेज है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ब्लू इकानमी में हम बड़े पीछे हैं। और वो अब आपने पूछा वो जहाज़ों का, तो देखिए ये जहाज़ों के लिए हम तकरीबन $4 बिलियन फ्रेट की मद में दे रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन वो अपने जहाज़ हमारे पास सिर्फ कोई इस वक्त 12 हैं, उसमें भी 9 बल्क यानी टैंकर हैं जो कि लिक्विड कार्गो के लिए, और 3 कंटेनर वेसल हैं, और पुराने हैं, 20-20 साल पुराने जहाज़ हैं। तो नए जहाज़ तो आजकल अवेलेबल ही नहीं है लेने के लिए। 3 साल का आज ऑर्डर देंगे तो 3 साल बाद नए जहाज़ मिलेंगे, और पुराने जहाज़ भी जो है वो तकरीबन उसी भाव पे मिल रहे हैं जितने के नए जहाज़ का रेट है। तो ये जो 4 बिलियन बचाने के लिए आपको इतने या तो आपको जहाज़ जो है वो लेने पड़ेंगे किराए पे, और या आपको ख़रीदने पड़ेंगे। तो बहुत ह्यूज अमाउंट है। $100 बिलियन चाहिए होगा अगर $4 बिलियन बचाना है, या कम से कम $60-70 बिलियन चाहिए होगा। एस्टिमेट करना पड़ेगा, वो तो एग्जैक्ट फिगर मेरे सामने नहीं है। लेकिन ये तमाम मालों, क्योंकि इस वक्त तो 10-12% हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्गो हमारे अपने जहाज़ उठाते हैं। जहाज़ ही नहीं है, आप दुरुस्त का दूसरे मुल्कों में बहुत से जहाज़ हैं। जी, आप जहाज़ों की बात कर रहे हैं कैसे साहब, आपने अभी जहाज़ों की बात की, तो 1970 तक पाकिस्तान के पास 71 शिप्स थे। आज 2024 में सिर्फ 12 जहाज़ रह गए हैं। हमारे मुकाबले में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के पास अभी इस वक्त 80 के करीब भरी जहाज़ मौजूद हैं। आखिर क्यों दीगर ममालिक में भरी जो जहाज़ हैं उनकी तादाद बढ़ी है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुसलसल कम हो रही है? क्या वजूहात हैं? जी, आपने दुरुस्त कहा। देखिए, इस वक्त तो आप उसको मैंने जैसे बताया कि 12 जहाज़ हैं। अब जब 1970 में आपने जिक्र किया, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में मेरे कई जानने वाले बिजनेसमैनों के
कई कई जहाज़ थे, 4-5 और 7 जहाज़ होते थे। अब वो हमने नेशनलाइज कर ली तमाम चीज़ों को उस वक्त 1970 में। उसके बाद कंसिस्ट अभी तक वो भरोसा नहीं आया। और इस वक्त सूरत ये है कि अगर आप जहाज़ ये ख़रीदें ना, तो IMF की पाबंदी की वजह 18% कोई अगर पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर में जहाज़ लेना चाहे पाकिस्तानी फ्लैग वेसल पे, 18% उस पर सेल टैक्स है। अब सेल टैक्स ये कोई किसी कमाडिटी पे हो तो आसान है कि मैं सेल टैक्स पे करूं और वापस ले लूं ख़रीदार से, लेकिन ये अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई दुबई में पाकिस्तानी प्राइवेट पर्सन जहाज़ या कंपनी जहाज़ पाकिस्तानी फ़्लैग वेसल पे तो नहीं ले सकेगा, उनके फ़्लैग वेसल पे जहाज़ ले और पाकिस्तान शिफ्ट कर दे जहाज़, तो उसको 18% नहीं पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सेल टैक्स ख़त्म हो जाए और हम प्राइवेट सेक्टर में कोशिश कर रहे हैं कि लोग जहाज़ लें। एक तो हमारी कंसिस्टेंसी पॉलिसी भी नहीं रही, दूसरा मैंने जिक्र कर दिया आपको कि हमारे यहाँ ये सेल टैक्स है और दूसरे ममालिक में कहीं भी जहाज़ों पे सेल टैक्स नहीं है और वो स्विच ओवर हो जाए, वो जहाज़ आ जाता है आसानी से पाकिस्तान। तो ये सारे मामलात को भी टैकल कर रहे हैं। सर, और कैसे सर कंटिन्यूएशन ऑफ कोई पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, हमने खुद जो हमारी गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड था उसका दौरा किया, रिपोर्टिंग की वहाँ पे। अब किसी दौर में दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री वो मानी जाती थी, अब हालत ये है कि अगले साल हो सकता है वो बैन हो जाए, क्योंकि उसकी ना बिज़नेस है वहाँ पे, ना जहाज़ आ रहे हैं, हादसात वहाँ होते हैं और उनको उनसे नबरदाज़मा होने के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। ऐसे में इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री थी हमारी और अब वहाँ पे बिल्कुल समझे कि सुनसान लौट रहा है। तो अगर ऐसा नहीं किया गया कि हम जो IMO की तरफ से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स दी गई उनको पूरा हमने नहीं किया, तो पाकिस्तान को बहरी जहाज़ की फ़रोख्त पर पाबंदी लग जाएगी, शिप ब्रेकिंग यार्ड बंद हो जाएगी। इसके लिए कुछ कर रही है हुकूमत? जी, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल पहली बार पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं, 2 महीने पहले आए हैं। वो कभी इससे पहले वो इस लेवल का बंदा नहीं आया और मैं उनके साथ खुद जाके गडानी में हमने देखे हैं। उन्होंने एक जहाज़ पे वहाँ पे जो शिप ब्रेकिंग या रिसाइकलिंग के लिए जहाज़ खड़े थे उस पे चढ़ के खुद जाके देखा है कि किस तरह, क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन ये है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें जहाज़ों को तोड़ने के लिए या उनको रिसाइकल करने के लिए जो है ऐसा कि हम पोल्यूशन फैलाएं वो नहीं होगा, ये उनकी पाबंदी है हांगकांग कन्वेंशन की। और हम उसको जून से पहले इनको बिल्कुल एडहायर करेंगे। हमने उनको यकीन दहानी भी कराई है और वो मुतमईन होकर हमारे साथ ये गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम एक कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में इसको मुनक़िद करेंगे और ये कामयाबी है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। हमने उनसे बातचीत की, हम हांगकांग कन्वेंशन के मुताबिक शिप जो ब्रेकिंग और शिप रिसाइकलिंग है उसके इंशाल्लाह ये पाबंदी हमारे ऊपर नहीं लगी, उससे टाइम से पहले हम मुकम्मल कर लेंगे। जी कैसा साहब। अच्छा, वैसे मैरीटाइम टूरिज़्म पॉलिसी को बने 34 साल हो गए, लेकिन आज तक हम मैरीटाइम सयाहत के लिए कोई एक भी सिंगल बड़ा मंसूबा शुरू नहीं कर सके हैं अनफॉर्चुनेटली। जबकि हमारे पड़ोस भारत में टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है उसमें जो केरला में एक ही प्रोजेक्ट से तकरीबन सालाना $5 बिलियन की वो आमदनी कर रहे हैं। क्यों हम मैरीटाइम ये जो हमारा टूरिज़्म है इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे? रुकावट क्या है आखिर? हमारे पास बहुत बड़ा साहिल है जी, कराची से ये सारा सिंध में और बलूचिस्तान में वो 1100 किलोमीटर का साहिल है और उस साहिल पे हम बिल्कुल तवज्जो देनी है, कोशिश कर रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को भी कह रहे हैं कि उसमें आए और कोई अगर क्रूज़ में या लॉन्चेज़ में इंटरेस्ट ले, उसके ऊपर हमारी पूरी तवज्जो है और इसमें भी कोई देखेंगे। अभी तक कुछ थोड़ी सी डिफेंस की फॉर्मेलिटीज़ भी थी इस मामले में, तो उसको भी देख रहे हैं ताकि वो अगर कोई रुकावटें हैं तो वो भी दूर हो जाए। और ये हमारा कोई साहिल इतना स्मूथ नहीं है, कुछ अर्सा 3-4 महीने तो उस साहिल पे शायद नहीं हो सकती ट्रैवल, लेकिन फिर भी ये एक एवेन्यू है जिसको देखिए टूरिस्ट, दुनिया का पूरा टूरिस्ट जो है ना वो साहिलों पे जाते हैं ज़्यादातर लोग काफ़ी, और हमारे यहाँ तमाम डोमेस्टिक भी हमारा टूरिस्ट नॉर्थ में जाता है, साउथ में
दिलचस्पी कम है, हमने डेवलप नहीं किया साहिली पट्टी को, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के भी कुछ प्रॉब्लम्स रहे, तो इस तरफ भी हमारी तवज्जो है। इंशाल्लाह कोई इम्प्रूवमेंट आपको जल्दी इसकी खबर देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। एंड आई बेग टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली कि हमारा साहिल स्मूथ नहीं है, कहीं कहीं रफ़ हो जाता है जब हम दफ़ा 144 नाफिज करते हैं, बट एज़ डीप यू गो इनटू द बलूचिस्तान तो वहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। खैर, जिससे पहले कि हम एक ब्रेक लें, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमने आपको बताया था जी कि पाकिस्तान की बैट बॉल नहीं बेसबॉल टीम बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक चैंपियनशिप में इसने कर दिया है कमाल, और यूनाइटेड क्लासिक के फाइनल में पाकिस्तान ने 12-1 से मुत्तहदा अरब इमारात को शिकस्त दी। भाई खबर इसमें यह है कि हम एक तो नाकाबिले शिकस्त रहे, और दूसरी खबर यह है कि हमने भारत को इसमें शिकस्त दी है। यस, और वो तो बड़ी जबरदस्त, भारत को हमने एक होम रन एक बेस रन नहीं करने दिया, 0 के मार्जिन से उनको हराया है। तो लेट्स इनवाइट देम समडे इन द शो सोनिया, इनको बुलाते हैं शो में, और वो जरा इनसे ना हम बेसबॉल की बॉल, वो ग्लव्स भी जरा मंगवाएंगे, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे खेलेंगे भी। इस पे ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पे खेलेंगे और उसके बाद यहाँ पे गमले वमले सब तोड़ देंगे जो आर्टिफिशियल है। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। अब बात करेंगे वेदर अपडेट्स की। मौसम की सूरत हाल आपको बताते हैं कि जहां पाकिस्तान में सर्द मौसम की आमद है और अब रातें भी ठंडी होने लगी हैं, लाहौर और गर्दनवा वाले अभी तक स्मॉग के साथ बैठे हुए हैं, परेशान हैं, और पहाड़ों पर इस बार बर्फ़बारी भी कम होने का इम्कान है। और अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो ये पाकिस्तान का शदीद मौसमी तब्दीलियों का दौर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खत्ता पोठहार में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद दुबाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जे हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक रहने का इम्कान है। बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है, जबकि आज कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 यानी 36 रहने का इम्कान है। चलते हैं मीरपुर ख़ास की तरफ। मीरपुर ख़ास में कम से कम दर्जे हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 रहने का इम्कान। नवाबशाह के बारे में बात करते हैं। नवाबशाह में हब्स की सी कैफियत बरकरार रहेगी, जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 19 और मैक्सिमम टेम्परेचर 37 तक जाने का इम्कान। ले चलते हैं आपको लाड़काना की जानिब। लाड़काना में सर्द हवाओं के साथ मिनिमम टेम्परेचर 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 रहने का इम्कान है। चलिए गवादर चलते हैं। गवादर में कम से कम टेम्परेचर 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने का इम्कान। क्वेटा में सर्द हवाओं के साथ मिनिमम टेम्परेचर 3 और मैक्सिमम 21 तक जाने का इम्कान है। और सरज़मीन औलिया यानी कि मुल्तान के बारे में बात करें तो मुल्तान में मिनिमम 20 टेम्परेचर होगा और मैक्सिमम 37 डिग्रीज तक जाने का इम्कान। लाहौर में मतला साफ़ है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 15 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27 तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। फैसलाबाद लिए चलते हैं। फैसलाबाद में मिनिमम टेम्परेचर 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्रीज तक जाने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद कम से कम टेम्परेचर जो है वो 14 और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद से ज़रा सा आगे चलते हैं मरी की जानिब। मरी में कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 9 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 डिग्रीज तक जाने का इम्कान है। पेशावर लिए चलते हैं आपको। पेशावर में टेम्परेचर होगा मिनिमम 14 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 26। मुजफ्फराबाद की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर होगा 13 और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 तक जाने का इम्कान है। और अस्करदू में आज हल्की फुल्की बारिश का भी इम्कान है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 1 रहेगा, शदीद सर्दी, और फिर मैक्सिमम 9 टेम्परेचर। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लाहौर की तो लाहौर में इस वक्त स्मॉग की सूरत हाल से कौन वाकिफ़ नहीं है। लाहौर इस वक्त नंबर 1 आया हुआ है स्मॉग में। पूरी दुनिया में नंबर 1 आलूदा तरीन शहरों में से ये है। और हम चाहते हैं कि आपको लाहौर लेके चलते हैं। वहाँ पर हमारे नुमाइंदा हैं अफजाल अब्बासी मौजूद हैं। वहाँ उनसे जानते हैं कि लाहौर की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। अफजाल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
जी अफजाल, मुझे ज़रा बताइएगा कि लाहौर की स्मॉग की करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 560 है, जबकि आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर नई दिल्ली का है। लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 गुलबर्ग का है, जबकि सैयद मुरातब अली रोड पर 866 और इसके साथ साथ DHA फेज़ 8 का 814 एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है। लाहौर के शहरियों को आज स्मॉग के साथ साथ फॉग का भी सामना है। धुंध बहुत ज़्यादा है रात गए से, और तर्जमान मोटरवे का ये कहना है कि शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, चूँकि मोटरवे रात गए से बंद है। तो तर्जमान मोटरवे का ये कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो दिन के औकात में सफ़र करें ताकि बाआसानी वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। जी थैंक यू सो मच हमें लाहौर के बारे में अपडेट्स करने के लिए। तो ये थी वेदर अपडेट्स ओवरऑल, और लाहौरियों पीस मास्क लगा के रखिए, जान है तो जहान है। सो अब चलते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से के जाने। फैसल, ओवर टू यू। प्रोग्राम में अभी है वेदर, अभी कहीं नहीं जा रहा वेदर। हाँ, और वो ये कि किसी ने सोचा था कि सऊदी अरब जैसे इलाके में बारिश, जालाबारी, उसके बाद बर्फबारी हो जाएगी, तो सऊदी अरब का इलाका तबूक और यहाँ के पहाड़ों पे सफ़ेदी छा गई। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो सऊदी लोकल्स हैं वो बिल्कुल ही हैरान, परेशान और खुशबाश होकर यहाँ पे पहुँचे। पिछले बुध से, एन इफ यू कैन प्ले द फुटेज, पिछले बुध से ये तमाम तर मामला शुरू हो गया था, और उसके बाद ये देखें आप, अरे वाह, तमाम तर जो हमारे सऊदी भाई हैं लोकल्स, वो जो है यहाँ पे पहुँच गए हैं और वो यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं, और खुशी जो है वो किस तरीके से मना रहे हैं। वाह वाह वाह। अब कहना पड़ेगा कि वो सहराई जहाज जो हैं वो ग्लाइड करके जाएंगे, जिस तरह हादा शेख ग्लाइड करके जा रहे हैं। सब यू नो सऊदी इज गोइंग एब्सोल्युटली बर्जर्क अबाउट इट। अरसे दराज के बाद बर्फ देखी है तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल, हम यहाँ से जाते हैं कराची से, बर्फ देख के पागल हो जाते हैं लिटरली। बिल्कुल उन्होंने तो बेचारों ने पहली बार पिछले साल ऐसा हुआ था सोनिया कि वादियां सरसब्ज हुई थी, और इस बार तो सरसब्ज क्या, इस बार तो जनाबे आली वो बिल्कुल वाइट हो गई। तो जहाँ पे ये एक लोकल्स के लिए एक अच्छी बात भी है, वहीं पे वरीसम बात ये भी है, मौसम पूरी दुनिया का बहुत बुरी तरीके से चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम टर्नओवर हो रहा है। खैर चलिए, अब एक बहुत ही बड़ा मामला। सोनिया, बचपन में तो आपसे जब पूछा जाता था क्या बनेंगी बड़े होकर, तो इंजीनियर, डॉक्टर ही। मेरा तो अभी तक बचपन ही नहीं खत्म हुआ। नाजरीन, हम अपने सेगमेंट को आगे लेके बढ़ते हैं। इनका अभी बचपन ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे जिनका बचपन मेरी तरह ख़त्म हो चुका है। हम हमेशा से ये सोचते थे, हम सब जब पूछा जाता था कि आप क्या बनेंगे, भाई डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अच्छा, अब उसमें डॉक्टर, एक बच्ची जो है वो कई साल खूब मेहनत करता है, फिर जब वो सिंध में दाखिला टेस्ट के लिए जाता है, यानी कि वो जो MD कैट उसके लिए जाता है, और वो उसमें बैठता है, उसमें भरपूर मेहनत करके बैठता है, और उसके बाद होता कुछ का कुछ है, तो हमें समझ में नहीं आता कि सिचुएशन बनती क्या है। इस बार भी MD कैट जो है वो तनाज़े के जो है तनाज़े के ज़द में रहा। सेक्रेटरी जनरल PA में डॉक्टर कैसर सज्जाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अब ये MD कैट में एक बार फिर जो बेकायदगियाँ सामने आई हैं, इससे पहले भी बहुत सारी शिकायत आती रही हैं, इस बार क्या वजूहात बनी, क्या हो रहा है MD कैट के साथ डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया है कि मैं करेक्शन कर दूं कि मैं फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हूँ CMA में, और जो आपका टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है, और आजकल बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हैं कि MD कैट का एग्जाम भी इस तरह तो नहीं होता है कि बच्चे उठते हैं और जाकर एग्जाम दे देते हैं। ये बहुत बड़ा एक इशू है। मैं बारहा ये बात करता हूँ, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये करती है कि ये जो सिस्टम है MD कैट का, मैं समझता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए। आप इंटर का एग्जाम इतना फुल प्रूफ लेना चाहिए ताकि वहाँ पे बाहर से बच्चा एग्जाम देकर आए और प्रोफेशनल कॉलेज में चला जाए। ये जो हमारे यहाँ सिस्टम है कि जी इंटर का एग्जाम देगा, फिर दूसरे एग्जाम देगा, फिर MD कैट के लिए तैयारी करेगा, और उसकी तैयारी के लिए आपको पता है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को तैयारी कराने के लिए डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में ले जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से उनके पैसे खर्च होते हैं, और फिर रिजल्ट ये होता है कि लीकेज हो गया, पेपर आउट हो गया, और लोगों को जो है 199, 198 नंबर मिल रहा है। तो ये बड़ी सिर्फ और सिर्फ जाहिर तरीके से साथ रही है कि आप जो इंटर का एग्जाम जो
अच्छा कैसे साहब, हम तकनीकी वजूहत की बिना पे ऑडियो हम तक सही नहीं आ रही, जब तक हम इस मामले को दुरुस्त करते हैं तब तक आपने एक बहुत अहम बात की, और वो ये कि एक बच्चा है वो पहले 9th में मैट्रिक में मेहनत करता है, उसके बाद वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेहनत करता है, वो बोर्ड के एग्ज़ाम देता है, यानी कि उसको पहले अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है ऑन द बोर्ड लेवल के भाई मेरी इतनी परसेंटेज है। उसके बाद फिर वो उसको एप्टीट्यूड या एमडी कैट में बैठना पड़ता है, उसको एमडी कैट में अलग से अपनी काबिलियत बतानी पड़ती है कि भाई एमडी कैट वालों मैं इतना काबिल हूँ, जिसके लिए उसे कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ता है। ये एक विशियस सर्कल है, एंड हम इसके बारे में ज़रूर ये बात करना चाहेंगे कि ये जो निज़ाम है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इसको तब्दील किया जाए? डॉक्टर साहब आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि मैं स्टूडेंट हूँ, पहले मैं बोर्ड को बताऊंगा कि मैं कितना अहल हूँ और मैं 80-90 परसेंटेज ला के दिखा दूंगा कि मैं कितना अहल हूँ, लेकिन फिर मुझे बोर्ड को ही बताना पड़ेगा कि नहीं सर, जो मैंने आपको अपनी अहलियत दिखाई है ना, आप थोड़ी रैंक करेंगे मुझे कोई और रैंक करेगा। मैं कोचिंग सेंटर जाके तैयारी करूंगा एमडी कैट में, फिर उसके बाद इंटरव्यू एंड ऑल। वक्त नहीं आ गया डॉक्टर साहब कि हम तब्दीली करें अब इस विशियस सर्कल में? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग उनसे पूछें कि जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि इतने परेशान होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। मैं समझता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, हमने ये कह के छोड़ दिया कि जी इंटर में तो नकल बहुत होती है। फिर आपने ये सिस्टम बनाया कि नहीं जी, हम हर आदमी अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपना एग्जाम लेगा और वो करेगा। ये मैं समझता हूँ कि एक अननेसेसरीली बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, हम सही से एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हमारा एग्जाम लेने का सिस्टम ही बहुत खराब है। डॉक्टर साहब अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो इस साल बेकायदगी हुई है वो क्या एग्जैक्टली हुआ इसका, और उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, ये पिछले साल भी हुआ। ये हमने सुना कि जी पेपर जो है वो रात को आउट हो गया, सुबह फजर के वक्त आउट हो गया, लोगों को पता चल गया। उसके बाद पिछले साल भी कुछ भी नहीं हुआ। इस साल लोगों ने कोर्ट में केस किया। जब कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं जी ये वाकई गलत हुआ है और ये सब प्रूफ हो गया है कि पेपर लीक हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि जी विद इन 3 to 4 वीक्स जो है वो एग्जाम दोबारा लिया जाए। नाउ दिस इज एन अगेन प्रॉब्लम कि वो जो बच्चे हैं वो एग्जाम जो है वो दोबारा देंगे। अब दोबारा सब बच्चे जो है, जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चियां जो है और बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एग्जाम दे दिया था, बहुत रिलैक्स हो गए थे, अब वो दोबारा पढ़ना शुरू हो गए कि जी पिछली दफा तो मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, अब पता नहीं मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कमाल की बात है कि आप एक स्टूडेंट्स को बार बार मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। अगर आप इंटर को सही नहीं कर सकते और आप कहते हैं कि नहीं जी हमने यही एमडी कैट को ही चलाना है, तो और लोगों को जो कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं उनको भी वो भी कमाएं पैसे, तो फिर आप इसका सिस्टम बहुत अच्छा कर लें जिसमें कि किसी किस्म की लेकुनी ना हो, हर आदमी को ये की शिकायत ना हो। और मैं समझता हूँ कि दी बेस्ट तरीका है कि जी वो कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन हो। जो लड़का कहीं पर भी बैठा हुआ उसके कंप्यूटर पे सवाल आ रहा है, वो बैठा हुआ हो और उसको फौरन दिया जाए और उसके बाद 5-7 मिनट में उसका रिजल्ट भी उसके पास आ जाए, ताकि उसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। या तो किसी सेंटर में बैठ के आप कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन लें, या कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठ के इसका ये किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये तजवीज़ है, लेकिन मेरा प्रपोजल यही है कि इंटर के एग्जाम को आप बहुत अच्छा कर दें। ऐसा कर दें कि दुनिया में ये हो कि जी इंटर का एग्जाम पास करके बच्चा आया, वहाँ तो नकल की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि अपने एजुकेशन, देखें जिस मुल्क के अंदर एजुकेशन नहीं होगी उसका बेड़ा गर्क किया हुआ होगा, वो कौम तरक्की नहीं करती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि इस मुल्क में होता नहीं है। इंटर के बाद बच्चे आईएसएसबी देने जा रहे होते हैं ना, तो इनिशियल्स जितने भी होते हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड हो रहे होते हैं। हाँ, इस पे ये बहस हो सकती है कि आईएसएसबी में जो बच्चे अपेयर हो रहे होते हैं उनकी एमकैट में अपेयर होने वाले बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है और आईएसएसबी में कम होती है, बट हम इस पर करना तो पड़ेगा। अच्छा, अब हम किस दौर में जी रहे हैं डॉक्टर कैसर, कि जहाँ पे दुनिया पता नहीं चांद मरीख से आगे जा चुकी है और हम अभी तक पेपर लीक होने को ही नहीं रोक पा रहे हैं, और पेपर लीक कोई बाहर का बंदा तो नहीं आके करता है। तो इस पे जो इम्तिहान कंडक्ट करने वाले हैं वो अपनी अदाओं पे भी तो गौर करें ना। देखिए, बात सारी यही कि अगर आपके पास कानून है
और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो ये इस तरह के हर तरह के काम जैसे हमारे यहाँ होता है, हर तरह की खराबी बुराई हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ जजा और सजा का निज़ाम नहीं है प्रॉपर। अगर देखें पिछले साल भी ये बात हुई थी कि जी डिवाइस बच्चों को दे दिया गया था, किसी से 30 लाख किसी को 40 लाख लेके उन्होंने डिवाइस के जरिए ये बताते रहे कि जी बी पे टिक करो, ए पे टिक करो और सी पे टिक करो। ये इस तरह से ये लोगों ने कमाए पैसे, उसको पकड़ा नहीं गया, उसको डिटेक्ट नहीं किया कि वो कौन लोग हैं कि जो इन्होंने इस तरह के काम कराते हैं। अगर उनको पकड़ा जाता, उनको करार वाकई सजा दी जाती, तो मैं समझता हूँ कि आगे ये अमल रुक जाता। लेकिन चूंकि कोई पकड़ नहीं होती है, कोई सजा नहीं होती है, इसलिए ये सिस्टम चलता रहता है। इसी तरह से हमारे माशरे में बुराइयां जन्म लेती रहती हैं। लोग ये समझते हैं कि अच्छा यार मैंने तो उसका मोबाइल चुराया, डकैती की, ये किया, मैं तो दोबारा छूट के आ गया हूँ, मेरे कुछ मिलता तो नहीं है, कुछ सजा तो नहीं होती है। तो ये जो मैसेज जा रहा है ना माशरे में, ये गलत मैसेज जा रहा है। अब ये टाइम आ गया है कि मैं समझता हूँ कि जजा और सजा जो इस्लाम में है उसका सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि इस बुराई को और इस तरह की तमाम एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, ये जो सिर्फ एमडी कैट से पहले भी जो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर लीक हो रहे होते हैं, उसमें अगर सजा जजा का कॉन्सेप्ट बना लिया जाए तो ये पेपर लीक होना बंद हो जाए और फिर इस तरह के बार बार इम्तिहान लेने की जरूरत ना एक पड़े। भी बार सजा हो जाए ना तो फिर दोबारा नहीं होगा। ट्रस्ट में तो मतलब हमें बहुत ज़रूरत है भी इसके ऊपर, क्योंकि एजुकेशन जो है वो किसी भी कौम का बेसिक है। रूट्स में जब तक आप एजुकेशन नहीं डालेंगे कौम आगे तरक्की नहीं करेगी। अब यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए। पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र। अमेरिका ने हमारे माहिगीर के बेटे अमीर हमज़ा पंजीरी को वाइट हाउस में खुसूसी दावत दी। अमीर हमज़ा ने यूनिवर्सिटी येल में 27 स्टूडेंट्स और 65 कंट्रीज़ के दरमियान होने वाले आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया था और इस मुकाबले में अमीर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को शिकस्त देते हुए 16 तमगे हासिल किए हैं, जिनमें 12 गोल्ड और 4 सिल्वर हैं। और व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है अमीर हमज़ा पांजरी ने। तो अब अमीर हमज़ा हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अमीर हमज़ा पांजरी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच। आप सिर्फ सिंध यूथ एम्बेसडर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। कैसा रहा आपका व्हाइट हाउस का एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और बिल्कुल आपने सही बात की कि एक पाकिस्तान का रिप्रेजेंट होते हुए आपको पाकिस्तान के अपने नेशन की आपको नुमाइंदगी करनी है। और जो मेरे येल के प्रोग्राम्स हुए, जो मेरे मेडल्स थे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, और जो वाइट हाउस के अंदर खुसूस आपने जिक्र किया यहाँ पर तो वो एक प्राउड एक मोमेंट था जो एक अलग को गूज बम्स देते हैं जब आपके पास पाकिस्तान का फ्लैग है। और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हाउस में जहाँ पे भी रिसेंटली इलेक्शन भी हेल्ड हुए हैं और वहाँ पर जब आप नुमाइंदगी करें तो ऑफकोर्स एक फ़ख्र की बात थी। एक पाकिस्तान एक माहीगीर जो पासमानदा इलाके कराची के पासमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले माहीगीर का बेटा जब पाकिस्तान अमेरिका में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, तो बिल्कुल मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था उस वक्त। जी अच्छा हमज़ा, थोड़ा सा मैं उस मुकाबले के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि आपने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था और किस में आपने 12 मेडल्स और वो सिल्वर और गोल्ड जो हासिल किए हैं। ये वर्ल्ड स्कॉलर कप एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल इवेंट जहाँ पर दुनिया भर के स्कॉलर्स, इंटरनेशनल स्कॉलर्स एक जगह आकर कम्पीट करते हैं। तो उसके पहले रीजनल, ग्लोबल एंड द फाइनल TOC टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस ये राउंड होते हैं जिसको येल इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएशन येल यूनिवर्सिटी होस्ट करती हैं। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो मैंने उसको अवेल किया। जब कराची में रीजनल राउंड होते हुए मैं दुबई से अज़रबैजान कतर, जब अमेरिका कोई चीज़ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका की, तो यहाँ पर विद फैमिली हमें इन्विटेशन मिला येल की तरफ से, हम यहाँ पर आए। यहाँ पर कंपटीशन था, ऑफकोर्स ये एकेडमिक था, तो डिबेट, स्कॉलर बाउल, स्कॉलर चैलेंज, कोलैबोरेटिव राइटिंग इस तरह के इवेंट्स में शामिल थे। तो मेरे जो कॉम्पिटेंट्स थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी थे। तो एक बहुत टफ राउंड था मेरे लिए, एक अलग लेवल पे कम्पीट करना, इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इनको शिकस्त देते हुए 2700 बच्चे 65 ममालिक में मैंने 12 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल हासिल किए। आउटस्टैंडिंग यार, बहुत ज़बरदस्त बात। व्हाइट हाउस की जर्नी का थोड़ा सा बताइए। जो आप, मैं देख भी रहा था कि आप एक वॉक थ्रू भी दे रहे थे वहाँ पे टुवर्ड्स द कैमरा, तो क्या क्या देखा आपने वहाँ पे, किस किस से आपकी मुलाकात हुई? अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स थे उनकी तस्वीर वहाँ पे लगी थी पुरानी, ओवल ऑफिस एंड ऑल, ज़रा ये बताइए।
बिल्कुल एक व्हाइट हाउस की अपॉर्चुनिटी मिली जब मेरे नाम पे इनविटेशन लेटर वहाँ से व्हाइट हाउस से अप्रूव्ड हुआ। मेरे साथ 30 नॉमिनेट्स थे तो उनका भी अप्रूव्ड हुआ था साथ, तो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो उसको भी मैंने अवेल करते हुए जब व्हाइट हाउस के हम अंदर गए, हम सिक्योरिटी चेक्स वगैरह एंड ऑल दिस स्टफ, जब वहाँ पर गए तो मिस्टर प्रेसिडेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे उस वक्त। उनके मीटिंग्स वगैरह थी स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर के साथ, पर उनके सेक्रेटरी, चीफ इंचार्ज, सिक्योरिटी इंचार्ज वो सब अवेलेबल थे। तो उनके साथ हमारी मेरी पिक्चर्स वगैरह भी थी। तो उनको मैंने जब अपनी अचीवमेंट्स वगैरह दिखाई तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जब मेरे पाकिस्तान का फ्लैग देखा, इवन कि आप देख सकते थे कि पाकिस्तान का एक ट्रैक सूट में मैंने पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करते मेरा एक फ्लैग था मेरे राइट हैंड साइड पर, तो उसको एक रिप्रेजेंट करते वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और एज अ माईगीर का बेटा फिशरमैन सन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। जैसे हमजा आपने तो- साबित कर दिया है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लोग कहते हैं ना जी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या मेरे अब्बा के पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हम नहीं पढ़ सके। आपने पढ़ के दिखाया और क्या नाम रोशन किया पाकिस्तान का, और हमारा सर सभी का सर फ़ख्र से बुलंद किया आपने। हमजा, तालीम के मैदान में भी आप खूब मेहनत करते हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। ये बताइए कि जहाँ से मैं और आप दोनों बिलोंग करते हैं, सिंध से, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को हम मज़ीद क्या ऐड ऑन करके बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल ये आपने सही बात की कि जहाँ से बिलोंग करते हैं, सिंध है हमारा सूबा है, तो सिंध के साथ पाकिस्तान के भी कुछ एजुकेशन थे जो आपसे पहले भी इंटरव्यू थे। तो यही बात चल रही थी कि जो सिंध एजुकेशन मिनिस्टर हैं सैयद सरदार शाह, तो उन्होंने मुझे सिंध यूथ एम्बेसडर भी नॉमिनेट किया था। तो इस तरह के मैंने प्रोग्राम्स बहुत से सोचे थे, जैसे सिंध स्कॉलर्स कप, जिसके अंदर पाकिस्तान, सिंध के अंदर और भी पाकिस्तान के दूसरे जो सूबे हैं, टैलेंट की वहाँ पे कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो उनको उजागर करने की, उनको हाईलाइट करने की। तो इस तरह के वेलफेयर्स भी बनाए गए हैं वहाँ पे, एजुकेशनल सिस्टम बनाए गए हैं जहाँ पे उनको बस आप हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब मैं एक मिसाल दूंगा, हम जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ किमाड़ी से, वहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे टैलेंटेड बच्चे बहुत हैं जो कि एक पासमानदा इलाका है, बट जो एक ज़रूरत है उनको हाईलाइट करने की, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से जो बिलावल साहब हैं, सबसे पहली बात मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, बट जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बिलावल हो गए, मिस्टर बिलावल साहब हो गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हो गए, सिंध एजुकेशन मिनिस्टर हो गए सैयद सरदार शाह हो गए, सिंध के चीफ मिनिस्टर हो गए सैयद मुराद अली शाह हो गए, और जो सबसे मेरे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हाईलाइट किया, मेरी नुमाइंदगी की, मोहम्मद आसिफ खान जो किमाड़ी से बिलोंग करते, जिनकी सपोर्ट से आज मैं अमेरिका गया था। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात जो मेरे भाई थे, मेरे घर वाले थे, तो उनकी दुआएँ थी। तो इस मकाम पे आज मैं स्टैंड कर रहा था, तो उन सबका और एक प्लेटफॉर्म की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आप बार बार एक चीज़ का कह रहे हैं, क्योंकि आप किया माड़ी के हैं और आपके वालिद जो हैं वो एक माहीगीर हैं। मुझे ये बताइए, जब आपकी तमाम तर ये फतूहात, आपकी तमाम तर विक्ट्रीज़, आपका पाकिस्तान से वाइट हाउस तक जाना, आपके वालिद ने इसको कैसे सेलिब्रेट किया? उनके क्या जज्बात थे? जब सबसे पहला मेरा राउंड हुआ था तो मैंने इनको एक खुशखबरी दी थी कि बाबा मैं नॉमिनेट हो गया हूँ दुबई ग्लोबल राउंड के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। तो जब मैं वहाँ पर दुबई में गया तो मतलब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मैं डर भी रहा था। तो मेरे भाई वहाँ पर साथ थे, जहाँ पे 1500 स्कॉलर्स थे। जब मेरा फर्स्ट इवेंट था, जब मैं उनको देख रहा था तो आई रियली गॉट स्केयर्ड। लेकिन जब पाकिस्तान का एक अबुल वतनी थी, जब वतन का फ्लैग मेरे हाथ में था, तो एक जज्बा था कि हम यहाँ पर आए तो कुछ करके ही जाना है। तो जो व्हाइट हाउस की आपने बात की, तो ऑफ कोर्स मैं अपनी पूरी फिशरमैन कम्युनिटी से पहला माहीगीर बच्चा हूँ जो व्हाइट हाउस के अंदर से कदम रखा था। वाह, तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है, फ्रॉम द वाटर्स ऑफ कियामाड़ी, 7 समंदर पार टू द व्हाइट हाउस। बहुत शुक्रिया आपका मौजूद है अमीर हमजा पांजरी। एंड अगेन इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हम अपने इन बच्चों को मज़ीद हाईलाइट करें ताकि इन जैसे मज़ीद बच्चे आगे आने की ठाने। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त जो है वो ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का, लेकिन हम फिर आएंगे कल आपके सामने। नहीं छोड़ेंगे, आते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त फ्राइडे तक। अल्लाह बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।